हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। सुबह की नमस्ते। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं हरि वर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये बैच जीके का एक कॉम्बिनेशन बैच है जिसमें आपको एक कॉम्बिनेशन वो आपका स्टैटिक जीके, करंट जीके और इनसे ही निकलते हुए जो पॉलिटी फैक्ट और ज्योग्राफी के फैक्ट होते हैं वो आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं। और ये वही पॉइंट यहाँ पर लिए जाते हैं दोस्तों जो आपके सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो चाहे एग्ज़ाम्स के SSC CHSL का हो, CGL का हो, MTS हो या फिर डिफेंस का एग्ज़ाम हो या फिर इसके साथ साथ दोस्तों आपके कोई भी टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो। उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको जीके पूछी जाती है। मेरे दोस्त, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो मेरे पहले से जुड़े हुए दोस्त हैं और जो आज मेरे को यहाँ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सभी को बता देता हूँ कि जो पीछे वाली क्लासेस है उनको भी देखिए और जो आगे क्लासेस चल रही है आप उनको भी देखिए। और देखते देखते आपको खुद को मालूम होगा कि दोस्तों ये क्लासेस को देखते आपका जो जीके का बिल्कुल नहीं आता था, जीके में बिल्कुल क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये समझ में नहीं आता था, उसके बाद आपको कितना यहाँ समझ में आने लगा है और यहाँ से आप कितना कंटेंट याद हो रहा है। और इसी क्लासेस देखते देखते आप एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, उससे आपको एग्ज़ाम्स के नज़दीक उसको रिपीट करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। और जहाँ तक होता है दोस्तों, मैं आपको पूरी क्लास में यहीं पर ही वो सारी चीज़ें, चाहे वो ट्रिक से हो चाहे वो कॉन्सेप्ट से हो, मैं आपको यहीं क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों आज बात करेंगे आपके यहाँ पर सीरिया के राष्ट्रपति। ठीक है, अभी हाल ही में नवनियुक्त किए गए हैं दोस्तों सीरिया के राष्ट्रपति। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे और इन्हीं से निकालेंगे पॉलिटी फैक्ट, इन्हीं से निकालेंगे ज्योग्राफी फैक्ट। वो देखिए बात करते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद। हाँ दोस्तों, सीरिया के ये जो राष्ट्रपति अभी नवनियुक्त चुने गए हैं बशर अल असद। तो क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों, क्या पहले भी यही राष्ट्रपति थे जो अभी हाल ही में आए या पहले कोई दूसरे राष्ट्रपति थे उनकी जगह पर ये आए हैं? तो दोस्तों उसके लिए अपन को ये देखना है कि ये बशर अल असद लगातार, हाँ दोस्तों, लगातार चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने। हाँ दोस्तों, लगातार चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो बशर अल असद ये जो राष्ट्रपति है सीरिया के, इन्हों को जो चुनाव में जो वोटिंग हुई थी उसमें 90% के ऊपर सीटें मिली थी। हाँ दोस्तों, ये 90% से ऊपर सीटें लेने वाले राष्ट्रपति जो कि चौथी बार लगातार आए हैं वो सीरिया के बशर अल असद है। दोस्तों यहीं आपको सारा याद हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों सीरिया। ये सीरिया की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है? तो उसके लिए दोस्तों सीरिया की आपको याद रखना है कैपिटल। सीरिया की आपको दोस्तों ये याद रखना है सीधा सीधा कैपिटल और करेंसी। ये आपको दोस्तों करेंसी और कैपिटल सीधे सीधे एग्जाम से पूछी जाती है। खासकर जो SSC का एग्जाम्स होता है उसमें करेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कैपिटल आपको याद रखना है दमिश्क, ठीक है, और करेंसी आपको याद रखना है पाउंड। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका हुआ करंट का कि सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति जो नवनियुक्त चुने गए हैं उनका नाम है बशर अल असद। ये आपका हुआ स्टैटिक जीके का कि इसके सीरिया की जो कैपिटल है वो दमिश्क और करेंसी है पाउंड। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। इस राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपसे काफ़ी क्लासेस ली है, उसमें हर बार चर्चा की है कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल, हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का जो आर्टिकल आता है उसमें 52 आर्टिकल में राष्ट्रपति आते हैं, 63 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति आते हैं, 78 आर्टिकल में प्रधानमंत्री आते हैं और अटॉर्नी जनरल आर्टिकल भी मैंने बताया आपको। और उसके अलावा CAG के का भी आर्टिकल बताया है मैंने आपको, संसद में सरला आर्टिकल भी बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 52 में आते हैं। राष्ट्रपति वर्तमान में सीरिया के तो आपको मालूम है कि भारत के राष्ट्रपति मालूम है कौन है, और मालूम है तो क्या ये पता है कौन से नंबर के हैं और उनसे पहले वाले जो 3 तक याद है? हाँ दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति मालूम नहीं है और सीरिया के राष्ट्रपति अपन याद कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। भारत के निवासी है, पहले भारत के राष्ट्रपति याद होने चाहिए। भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो है दोस्तों 14वें नंबर के श्री रामनाथ कोविंद।
उससे पहले जो 13वें नंबर के थे वो थे अपने प्रणब मुखर्जी, जिनको मरणोपरांत अपने राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न जो पुरस्कार मिला था, भारत रत्न जो राष्ट्रपति थे अपने प्रणब मुखर्जी साहब, उनको भारत रत्न मिला था मरणोपरांत। ठीक है, साथ में बात करते हैं दोस्तों 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी। 12वें नंबर के कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी। और 11वें नंबर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ दोस्तों, 11 से लेकर और 14 तक आपके इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम से पूछे जाते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रणब मुखर्जी जो कि 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, उनको भारत रत्न कब मिला था। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है। मैंने आपको ये भी बताया है कि राष्ट्रपति ब्रिटेन से लिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पॉलिटी फैक्ट हो गया, करंट फैक्ट हो गया। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा ज्योग्राफिकल फैक्ट। दोस्तों ये जो सीरिया दिख रहा है आपको, इस सीरिया की जो बॉर्डर है, हाँ दोस्तों ये जो सीरिया है, इस सीरिया की बॉर्डर अटैच होती है अपने भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर, अब उसके आगे मैं लिखता हूँ आपके यहाँ पर दोस्तों कैस्पियन सागर, उसके साथ साथ लिखता हूँ बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर। और साथ ही में एक और लिखता हूँ दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, हाँ दोस्तों सीरिया की राष्ट्रपति बशर अल असद, कैपिटल दमिश्क हो गई। साथ में करेंसी पाउंड की बात करते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 52 देखा गया था और ये राष्ट्रपति जो कि सीरिया के थे लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं जो सीरिया कंट्री है दोस्तों, सीरिया एक देश है जो कि इसका बॉर्डर किससे शेयर करता है, बॉर्डर कहाँ पर टच है, किससे टच है, तो वो उस सागर है। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। फिर बात करते हैं जो भूमध्य सागर है उससे सीरिया की बॉर्डर टच होती है। तो सर आपने ये कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर और मैक्सिको की जो खाड़ी है ये क्यों लिखा है। हाँ दोस्तों इसका लिखने का भी रीज़न है। क्या रीज़न है, वो ये रीज़न है दोस्तों, आपको बताया गया है नदियाँ होती है, उसकी कुछ सहायक नदियाँ होती है। फिर उसके बाद में मैंने बताया आपको कि जो नदियाँ तो ठीक है सहायक नदियाँ होती है, उसके अलावा जो सागर होते हैं क्या वो महासागर नहीं होते क्या। सागर जो छोटे छोटे सागर होते हैं वो बड़े बड़े महासागरों में मिल जाते हैं। छोटी छोटी नदियाँ होती है जो सहायक नदियाँ होती है एक बड़ी नदी में मिल जाती है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर तो मैंने आपको केवल सागर बताए, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर और ये उसके अलावा भूमध्य सागर, मैक्सिको की खाड़ी। तो इनका जो पानी है वो भी तो कोई ना कोई महासागर में मिलता होगा। हाँ दोस्तों इनका जो पानी है ये दोस्तों आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथ में, या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं इसको रफ करता हूँ और इसके ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, हाँ दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो भूमध्य सागर है इसका पानी। फिर बात करते हैं दोस्तों इस जो कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर और मैक्सिको की खाड़ी, इनका जो यहाँ पानी है वो कौन से सागर में मिलता है, वो मिलता है दोस्तों अटलांटिक महासागर में। हाँ दोस्तों ये सारे जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ज्योग्राफी के भी अटैच करके वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त कई स्टूडेंट्स होते हैं, कई मेरे बराबर के भाई होते हैं, कई मेरे से बड़े भाई होते हैं। तो वो क्या है ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, पॉलिटी को पढ़ते हैं, फिर करंट को पढ़ते हैं, फिर स्टैटिक को पढ़ते हैं। और इतना पढ़ने पर कुछ याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता। इसलिए मैं उन चारों का एक कॉम्बिनेशन लाया हूँ यहाँ पर। और यहाँ लाने के बाद आपको धीरे 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 स्टैटिक भी आपकी कंप्लीट होगी, पॉलिटी भी होगी और साथ में ज्योग्राफी भी होगी। और इतना ही पढ़ेंगे जितना अपने एग्जाम में आता है। ठीक है, इधर उधर की कोई भी चीज़ें अपन यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। बात करता हूँ दोस्तों भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर और मैक्सिको की खाड़ी, इसका जो पानी आता है, हाँ दोस्तों इसका याद रखना, इसका जो पानी सीधा मिलता है वो आता है अपने अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर इतना बड़ा महासागर है जिसमें इन चारों का पानी आ जाता है। तो क्या ये सबसे बड़ा महासागर है? हाँ, ये क्वेश्चन उठता है कि जब ये भूमध्य सागर काफ़ी बड़ा है, फिर कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, साथ में रहा मैक्सिको की खाड़ी, और जब इन चारों का पानी अगर अटलांटिक महासागर में जाता है तो क्या अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है क्या? नहीं दोस्तों, ये विश्व का सेकंड नंबर का सबसे लार्जेस्ट महासागर है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि सर फिर पहला महासागर कौन सा है सबसे बड़ा, और इससे नीचे और महासागर है तो उनका नाम क्या है? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन उठना वाजिब है और उठना भी चाहिए।
और उसका आंसर अपन यहाँ देखते हैं दोस्तों। ये है विश्व का सेकंड सबसे लार्जेस्ट। तो फिर बात करते हैं फर्स्ट कौन सा है। तो फर्स्ट के लिए आपको याद रखना है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, हाँ दोस्तों प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर का महासागर मैंने बताया आपको अटलांटिक महासागर है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जो थर्ड और फोर्थ महासागर भी होंगे। हाँ दोस्तों थर्ड और फोर्थ महासागर भी है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ महासागर भी है, उनका नाम याद रखना है दोस्तों आपको। थर्ड नंबर का आएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। और जो फोर्थ नंबर का आएगा वो भी आपको याद रखना है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। दोस्तों ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जो सीरिया है वो कौन से सागर से बॉर्डर टच करती है, या भूमध्य सागर कौन से देश से बॉर्डर टच करता है, उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है जो सीरिया की बॉर्डर टच होती है। और अभी दोस्तों लेटेस्ट में सीरिया के ही प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आना वाजिब है और आएगा। आपका ज्योग्राफी से पूछेगा, नहीं तो पॉलिटी से पूछेगा, नहीं तो करंट से पूछ लेगा, और ये सारे क्वेश्चन आपके मिलने ही मिलने हैं। तो आपको याद रखना है जो ये अपना सीरिया है इसकी बॉर्डर टच होती है भूमध्य सागर से। और भूमध्य सागर के साथ साथ ये भी फैक्ट याद रखने हैं कि भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर और मेक्सिको की खाड़ी, इन सब का पानी सीधा कहाँ जाता है, अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर विश्व का सेकंड नंबर का सबसे लार्जेस्ट महासागर है। फिर पहला कौन सा है, प्रशांत महासागर। उसके बाद में दोस्तों याद रखना है कि फर्स्ट तो प्रशांत महासागर, सेकंड अटलांटिक महासागर, थर्ड हिंद महासागर और फोर्थ कौन सा है, आर्कटिक महासागर। हाँ दोस्तों आपसे सीधा सीधा एग्जाम में इनका क्रम भी पूछा जाता है। क्रम क्या पूछा जाता है, क्रम में बोलेंगे कि आपको इन महासागरों का अवरोही क्रम बताइए। तो अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर उसके बढ़ता हुआ महासागर। हाँ दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो पहले प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद में आएगा अटलांटिक महासागर, फिर आएगा हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आरोही क्रम में, तो सबसे पहले आर्कटिक महासागर, फिर आर्कटिक महासागर के बाद में कौन सा आएगा, आर्कटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर उसके बाद में आ जाएगा अटलांटिक, फिर प्रशांत महासागर। हाँ दोस्तों आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में, ये क्रम आपको याद रखने हैं। ऐसा ही क्रम से दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, दो चीज़ हमेशा, ये तीन बातें याद रखना। क्या, अगर क्रम की बात करते हैं तो आपसे सीधा सीधा एक तो ग्रैंड स्लैम में मैंने आपको बताया था दोस्तों, पूरी क्लास भी ली थी कि जो ग्रैंड स्लैम था उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर कौन सा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद में फ्रेंच, फिर विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन। हाँ दोस्तों उसमें भी क्रम पूछा जाता है आपसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच आ गया, फिर विंबलडन आ गया, लास्ट में यूएस ओपन आ गया। फिर रत्न, जो भारत के रत्न है, जो यहाँ से अवार्ड मिले जाते हैं, अवार्ड जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, तो अवार्ड में भी आपसे क्रम पूछा जाता है। सबसे पहला, सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री, इसमें भी क्रम पूछा जाता है। और थर्ड चीज़ आपको बता रहा हूँ ये क्रम की, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये सारे क्रम मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। साथ में मैं इन चीज़ों को इतनी बार रिवाइज कराऊंगा कि आपको क्लास घर जाके जब घर देखोगे आप तो उसको एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारी आपके माइंड में याद हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। फिर एक स्कीम बताता हूँ आपको जो कि अभी हाल ही में अपने नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की है। अपने स्कीम में दोस्तों अभी हाल ही में मैंने कल बताया था एक वात्सल्य योजना, वात्सल्य जो स्कीम है वो भी शुरू की थी। वो किसने की थी, वो अपने उत्तराखंड सरकार ने की थी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अपने दिल्ली में भी चल रही है, जो कि अभी हाल ही में क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने स्टार्ट की है। तो दोस्तों वात्सल्य योजना तो आपको पता था, आज मैं बात करता हूँ आपके लिए युवा स्कीम की, ठीक है। ये जो युवा दिख रही है, युवा योजना स्कीम। हाँ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस युवा जो स्कीम है इसको शुरू किसने किया था। शुरू करने वाले थे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ दोस्तों अपने जो प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी
नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने भारत के प्रधानमंत्री है, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इनका जन्म भारत के आज़ादी के बाद हुआ है। आज तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनका जन्म हमेशा भारत के जो आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले का था। ये एक भारत के ऐसे मात्र प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका जन्म भारत की आज़ादी के बाद है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। और साथ में ये भी बता देता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री है इसका आर्टिकल कौन सा है, 78। आर्टिकल प्रधानमंत्री का बता दिया, कितना है, 78। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना है 79, 80 और 81। ये अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ चल रहे हो, और अगर नहीं याद है तो मैं आपको पकड़ पकड़ के मेरे साथ चलाऊंगा। वो कैसे चलाऊंगा, 79, 80 और 81 जब आप क्लासेस देख रहे हो रेगुलर, तो आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए, और नहीं करा तो क्लिक करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। ठीक है दोस्तों, 78 से प्रधानमंत्री, 79, 80 और 81 से मैंने बताया था आपको सरला, यहाँ बताया था सरला। हाँ दोस्तों, सरला से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा बताया था। स से संसद आएगी जो कि 79 आर्टिकल में आती है, र से राज्यसभा जो कि 80 आर्टिकल में आती है, ला से लोकसभा जो कि 81 आर्टिकल में आती है, और आज बताया हूँ 78 जो कि प्रधानमंत्री आर्टिकल 78 में आते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो। फिर बात करते हैं आपकी इसकी फुल फॉर्म की। हाँ दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपको पूछ ली जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। याद रखना है, वाई से यंग और यू से अपकमिंग, अपकमिंग एंड, और वी से दोस्तों वर्सेटाइल, वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। जो युवा है इसकी फुल फॉर्म यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि इस स्कीम को अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29 मई को, अभी हाल ही में 2 दिन पहले 29 मई को शुरू किया है, और यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इसकी फुल फॉर्म है। और बात करते हैं दोस्तों कि जो ये स्कीम है, ये जो स्कीम है वो किस मंत्रालय के तहत आती है। हाँ दोस्तों, मंत्रालय में सबका बताऊंगा दोस्तों आपको। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि अपने शिक्षा मंत्री है, कौन सा मंत्रालय है, पृथ्वी एंड साइंस मंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कौन सा मंत्रालय है, अपने जो गृह मंत्री अमित शाह है उनके पास गृह मंत्रालय है। ऐसे ही जो पीयूष मंत्री है उनके पास रेल मंत्रालय है। साथ में बात करते हैं सुब्रमण्यम एस जयशंकर, यानी एस जयशंकर विदेश मंत्री है, जो अभी हाल ही में यूएसए गए हुए थे, और उनकी वहाँ पर विदेश मंत्री कौन है, उनसे बातचीत हुई थी। सारे विदेश मंत्री जितने भी अपने मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनका मंत्रालय कौन कौन सा है, वो सारे अपन बात करेंगे, लेकिन स्लोली, जिससे सारे चीज़ अपन को दिमाग में फिट रही। बात करते हैं दोस्तों युवा, जिसकी फुल फॉर्म यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स है। ये याद रखना पड़ेगा, एग्जाम से पूछी जाएगी, पूछ लेंगे यू की फुल फॉर्म क्या है, पूछ सकते हैं वी की फुल फॉर्म क्या है, या पूरी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। और ये मैं आज कल की क्लास में आपको पूरी याद करवा दूंगा कि यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं इसके अलावा इसकी युवा स्कीम कौन से मंत्रालय से ली गई है। तो ये दोस्तों युवा स्कीम को शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है हैंडल, जो कि युवा को शिक्षा मंत्रालय द्वारा हैंडल किया गया है। बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय की। ये दोस्तों शिक्षा मंत्रालय क्या स्टार्टिंग में शिक्षा मंत्रालय ही था क्या? शुरू में इसको शिक्षा मंत्रालय ही फिट किया गया था क्या? इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही रखा गया था क्या? और अगर नहीं रखा गया तो पहले इसका क्या नाम था? हाँ दोस्तों, ये सब पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसका पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके बाद में इसका नाम रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। तो फिर शिक्षा मंत्री कौन है? ये शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, तो याद रखना है रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक साहब जो कि शिक्षा मंत्रालय है इनके पास, और इस शिक्षा मंत्रालय के अंडर में युवा स्कीम को, जो कि यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल
ऑथर्स शुरू की थी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का आर्टिकल 78 में आता है। 78 के बाद में 79, 80, 81, 78 के बाद में 79, 80 और 81 सरला से याद रखना है। जहाँ से स से संसद आ गई थी, र से राज्यसभा आ गई थी, ल से लोकसभा आ गई थी। लोकसभा जो कि निम्न हाउस कहा जाता है और लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता है। और संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा इस बार कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब, जो कि कोटा से हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही फैक्ट याद होनी चाहिए दोस्तों, और ये ऐसे ही याद होगी अगर आप प्रॉपर रेगुलर क्लासेस लेते रहोगे तो। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लाइक कीजिए, हम मोटिवेशन होगा। और मोटिवेट होने के बाद आपके पास जो ये कंटेंट मिल रहा है दोस्तों, विश्वास दिलाता हूँ इससे बेहतर कंटेंट और लेके आऊँगा मैं, जो आपके सीधे एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों, वो दोस्त भी इन्हीं कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। फिर दोस्तों बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक साहब। ठीक है साहब, मान लिया शिक्षा मंत्री है, लेकिन इनका भी तो कोई निर्वाचन क्षेत्र होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया होगा। हाँ बिल्कुल है सर, हरिद्वार। हर एक चीज़ से दोस्तों आपके क्लिक करेगा हरिद्वार। इससे भी क्लिक करवाता हूँ आपको। हरिद्वार कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, जहाँ नैनीताल है। और उत्तराखंड से कुछ याद आया? हरिद्वार से कुछ याद आया? हाँ दोस्तों याद आएगा, और मैं बताता हूँ दोस्तों आपको क्या याद आएगा। ये जो हरिद्वार है, ये दोस्तों हरिद्वार में आपको ये याद आना चाहिए। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी कौन है दोस्तों? ये सृष्टि गोस्वामी कौन है? सृष्टि गोस्वामी जो कि हरिद्वार से रहने वाली है, दौलतपुर हरिद्वार से। हरिद्वार में भी अगर आपको नाम पूछता है तो दौलतपुर आपको याद रखना है, जो मैंने पीछे वाली क्लासेस में बताया था कि हरिद्वार दौलतपुर से सृष्टि गोस्वामी रहने वाली है। और ये सृष्टि गोस्वामी जो कि उत्तराखंड की एक दिन के लिए सीएम बनाई गई थी। हाँ दोस्तों, एक दिन की जो सीएम थी, चीफ मिनिस्टर थी, मुख्यमंत्री थी, एक दिन के लिए जो मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड सरकार ने, वो सृष्टि गोस्वामी थी, जो कि दौलतपुर हरिद्वार की रहने वाली थी। हाँ दोस्तों, ये उत्तराखंड वही उत्तराखंड है जहाँ पर तीरथ सिंह रावत वहाँ के सीएम है और वहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। साथ ही बात करते हैं दोस्तों फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री नेशनल पार्क वहाँ पर है, और उसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वहाँ पर है। राजाजी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नंदा देवी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो इतने फैक्ट दोस्तों आपको उत्तराखंड से याद रखने हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सृष्टि गोस्वामी एक दिन की सीएम थी। इसी के अलावा दोस्तों मैंने आपको कुछ और भी बताए थे। वनीता गुप्ता बताई थी। वनीता गुप्ता कौन थी? उसके अलावा मैंने आपको सोमा मोंडल बताई थी और रेखा मेनन बताई थी। ये सारी चीज़ें दोस्तों ये भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। आपको याद होगा। और आज थोड़ा सा दोस्तों कुछ काम की वजह से आपकी क्लास थोड़ा सेशन छोटा ले रहे हैं दोस्तों, वो भी इसलिए ले रहे हैं, थोड़ा सा काम है। और मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको कि इस बैच के साथ आप जुड़े रहिए, सारी आपकी जीके यही कवर करवा देंगे। ठीक है, और नए नए फैक्ट जो आपको यहाँ लेके आने थे वो भी लेके आएंगे। मैंने दोस्तों आपको आज उस दिन बताई थी, अगर आपको पीछे वाली क्लासेस में पता होगा तो, कि अगर धन कमाना है तो स्किल रखना होगा। धन से बताया था जनधन योजना, कमाने से बताया था मेक इन इंडिया, एंड स्किल से बताया था स्किल मिशन इंडिया, तथा लास्ट में बताया था कि धन कमाना है तो रखना पड़े। ऐसे मैंने 2014 की आपको पूरी स्कीम बता दी थी, जितनी योजनाएं थी 2014 की। आज भी लाया था दोस्तों, 2015 की लाया था, लेकिन वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। साथ में मुगल बादशाहों के जो मकबरे थे वो अपन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ आपको यहीं कवर करवा देंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ अगली क्लास में कल मॉर्निंग में। ठीक है, आप HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर इंग्लिश पढ़ना हो दोस्तों आपको, तो इसी चैनल के नीचे आपको लिंक दिया गया है, जहाँ पर राज सर आपको पढ़ा रहे हैं उज्जैनिया क्लासेस चैनल में। ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्ट यूट्यूब पे पहुँच सकते हो और इंग्लिश पढ़ सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।